नमस्कार दोस्तों, उन सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो लोग 12th क्लास में आर्ट्स सब्जेक्ट्स को चुने हैं। तो आज हम इस वीडियो में आर्ट्स के एक महत्वपूर्ण विषय राजनीति शास्त्र के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर विचार करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है राजनीति का कि सार्क की असफलता के क्या कारण हैं, बताइए कि सार्क क्यों असफल हो गया, कौन कौन से कारण रहा जिसके चलते असफल हो गया, इसके कारण को बताना है, इस बात पर चर्चा करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके उत्तर में जानेंगे कि सार्क का पूरा नाम क्या होता है। तो सार्क का पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका हिंदी रूपांतरण होता है दक्षेस। तो हम लोग देखेंगे कि सार्क जो है दक्षिण एशिया के 7 देशों को मिला करके बना है। तो दक्षिण एशिया के 7 देशों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान एवं मालदीव ने क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दक्षेस की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका के अपने प्रथम शिखर सम्मेलन के दौरान की। वैसे दक्षेस के निर्माण की प्रक्रिया 1980 से ही चली आ रही थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता दक्षिण एशियाई सहयोग के प्रबल हिमायती रहे। 1945 में ही उन्होंने दक्षिण एशिया संघ की परिकल्पना की थी। 7 सितंबर 1946 को अपने प्रथम अभिभाषण यानी प्रथम नीति अभिभाषण में नेहरू ने अपने निकटतम पड़ोसी दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से भारत के रिश्तों का सवाल उठाया था। इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर उन्होंने मार्च 1947 में दिल्ली में एशियाई देशों का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया था। 1951 में दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने कोलंबो योजना के अधीन क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में एक ठोस कदम उठाया, किंतु शीघ्र ही इसकी विफलता के आसार नजर आने लगे। मतलब कि बहुत ज़्यादा विफल होने का आशा यानी संभावनाएं दिखाई देने लगी। इस क्षेत्र के देशों की तत्कालीन आर्थिक कमजोरी की जड़ यानी आर्थिक कमजोरी की आड़ में ब्रिटेन और अमेरिका कोलंबो संगठन में घुसपैठ की कोशिश करने लगा और इन सभी के परिणाम स्वरूप ये जो सार्क संगठन बनाया गया ये फेल हो गया। ये सभी कारण था सार्क के असफल होने का। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, वह मौलिक क्वेश्चन क्या है, सुंदर सा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच संबंध बताइए। तो बात करेंगे इसके उत्तर के बारे में। तो मौलिक अधिकार की नीति और निर्देशक सिद्धांत क्या है ये जानेंगे। तो संविधान के 3 भाग में वर्णित मौलिक अधिकार और 4th भाग में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांत के आपसी संबंधों को इस प्रकार से समझाया जा सकता है कि मौलिक अधिकार राज्य के कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार को दिए गए निर्देशों के समान है जिनके अनुसार उसे कार्य करना चाहिए तथा उन्हें शासन के लिए आधारभूत सिद्धांत मानते हुए उन्हें लागू करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात ये समझने को मिला कि मौलिक अधिकार न्याय मान्य है। मौलिक अधिकार न्याय मान्य है और उन्हें न्यायालय द्वारा
लागू किया जा सकता है। नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय मान्य नहीं है, जिससे वे उन पवित्र घोषणाओं की तरह लगते हैं जिन्हें सरकार के प्रशासन में मौलिक मान सकती है, नहीं भी मान सकती है, मतलब मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। अनुच्छेद 32 यानी 32 में दिए गए संवैधानिक उपचारों का चयन संविधान के तृतीय भाग पर लागू है, चतुर्थ भाग पर नहीं। अतः जबकि मौलिक अधिकार अनिवार्य हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत केवल वैकल्पिक आदर्शों के समान है। राज्य के कानून द्वारा जब तक वे अन्यथा निर्धारित नहीं किए जाते, नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों के सहायक है, किंतु नीति निर्देशक सिद्धांतों की तुलना में मौलिक अधिकार प्राथमिक है। दोनों के बीच कोई संघर्ष नहीं चाहिए, फिर भी अगर दोनों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस स्थिति में सिद्धांत के लिए ऊपर अधिकारों को मान्यता दी जाएगी। इसके बाद हम अगली जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पर बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका पर संक्षिप्त निबंध लिखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका क्या है, इस पर हमें छोटा सा निबंध लिखना है। तो सुनेंगे ये निबंध कौन सा है। तो भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ में संबंध को देखेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों का पुरजोर समर्थन करता है। भारत चार्टर के उद्देश्यों को लागू करने तथा संकेत यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट कार्यक्रमों और एजेंसियों की विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है। स्वतंत्र भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी सदस्यता को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण गारंटी के रूप में देखा। दक्षिण भारत अफ्रीका में रंगभेदी और नस्लीय भेदभाव के सर्वाधिक मुखर आलोचकों में से एक था। वस्तुतः 1946 ईस्वी में इस मुद्दे को उठाने वाला पहला देश था भारत। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जब 1965 में सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन से संबंधित कन्वेंशन पारित किया गया था, तब भारत में उस पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। मतलब सबसे पहले इस पर कौन हस्ताक्षर किया? भारत ने हस्ताक्षर किया था। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का हिमायती रहा है। भारत यह जानता है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का एक प्रतीकात्मक महत्व है। इससे देश का अंतर्राष्ट्रीय जगत में शक्तिशाली और प्रभावशाली होने को संकेत मिलता है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में एक निषेध अधिकार संपन्न सदस्य बनकर शक्ति को प्रदर्शित करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे कुछ देश सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्य बनाने का विरोध कर रहे हैं। वे देश भारत के परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित हैं। ऐसे कुछ और भी तर्क हैं जिनके चलते सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी अप्रभावी रही है।
कुछ देशों की मान्यता है कि विश्व में उभरती हुई शक्ति के रूप में चूंकि ब्राज़ील, जर्मनी, जापान एवं दक्षिण अफ्रीका भी है, इसलिए यदि भारत को अस्थायी सदस्यता मिलती है तो इन देशों को भी सुरक्षा परिषद का सदस्य बनना पड़ सकता है, मतलब इनको भी हम सदस्य बनाना पड़ सकता है। एक मान्यता यह भी है कि यदि सुरक्षा परिषद में कोई विस्तार होता है तो सर्वप्रथम अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका को इसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सुरक्षा परिषद में इन्हीं महादेशों का प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में या फिर ऐसी परिस्थिति में ऐसा प्रतीत नहीं होता कि निकट भविष्य में भारत या किसी और देश को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता मिले। सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता को भारत की दावेदारी का अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी समर्थन किया, मतलब कि भारत का सपोर्ट जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी समर्थन किया। उल्लेखनीय है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के 69वें अधिवेशन के संबोधन में संयुक्त राष्ट्र की संरचना में बदलते समय के अनुकूल सुधार के लिए सुझाव दिया है। और इसी के साथ हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में। इस प्रश्न के बाद इतना तक बने रहने के लिए वीडियो में धन्यवाद। नमस्कार।